हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट अगेन। नीट आईआईटी अड्डा के अंदर मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरा नाम है एच सर और मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं जूलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर, जो नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की वीडियो जो है वो बनाना शुरू करी थी। और हमने वीडियो बनाई है कौन से टॉपिक पर? बिल्कुल, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कराया और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर हमें दे रखा है, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने वीडियोस बनाई है लास्ट, और उसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह से हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनके कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से सिक्रीशन या एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था CPZ। CPZ क्या होता है? हम पढ़ते हैं स्टमक के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसका नाम होता है बिल्कुल म्यूकोसा। तो हमने पढ़ा था उस म्यूकोसा की लेयर में क्या होता है। उस म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स, जैसे चीफ पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स, जिनसे इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ऑक्जेंटिक और पैरेलल सेल से HCl रिलीज होता है और गॉबलेट सेल से रिलीज होता है म्यूकस। ठीक है, वो स्टमक के अंदर डाइजेशन करता है। और फिर इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ी थी कि इंटेस्टाइन के अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है बच्चों, जिसका नाम होता है म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर हमने पता बहुत खास तरह के कुछ क्रिप्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। तो ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन जो होती हैं, इनमें भी बहुत सारी तरह की सेल्स होती हैं। और हमने उसको लास्ट आपको निमोनिक बताया था। और क्या निमोनिक था? जाइगो एंड पार्क। वेरी गुड, आपको याद है अभी तक। तो जाइगो एंड पार्क के अंदर जाइमोजन सेल, गॉबलेट सेल, एंटीरोसाइट, पेनिस सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं। इन सब के फंक्शन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। और साथ साथ में हमने पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के अंदर, ब्रूनर्स ग्लैंड। बिल्कुल, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर होती हैं बताइए? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो हम पढ़ते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्यूडिनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, उसके सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो यहां तक देखिए बच्चों हमने डिस्कस करा था। और लास्ट में हमने डिस्कस करा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, आपको याद होगा सारी चीजें। हमने पढ़ा था कि जितना भी हम स्टार्च खाते हैं उसके अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर हो जाता है। और इस डाइजेशन को परफॉर्म कौन करता है? हमारे सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा। और सलाइवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकराइड। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो बची हुई 70% स्टार्च होती है वो इंटेस्टाइन में जाती है, ड्यूडेनम में, और वहां पर जाकर उसका स्वागत करता है, उसका डाइजेशन करता है कौन? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। वेरी गुड। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करता है? ये बची हुई 70% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद में इन डाइसैकराइड को ब्रेक डाउन करने की जिम्मेदारी आती है सबसे लास्ट वाले पार्ट की, जिसको हम कहते हैं कि जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और एक और नाम होता है इसका सक्कस एंटेरिकस। तो वो मोनोसैकराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है उन चीजों को। तो यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। यहां तक आप बिल्कुल बढ़िया करके पढ़िए। और इसके जो क्वेश्चंस हैं नीट के, उन क्वेश्चंस को लगाइए। एनसीईआरटी को पढ़िए आप लाइन टू लाइन। तो एनसीईआरटी को आपको हर लाइन को पढ़ना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है वो सारा आपको पढ़ना है। और पढ़ना नहीं, सिर्फ उसको समझना भी है। हर एक चीज को आपको याद भी होना चाहिए और हर एक चीज आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, तभी बच्चों जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 3 बच्चे इस बार ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या करा है, नीट के अंदर उन्होंने टॉप करा है, 720 मार्क्स आए। तो आजकल के जो टॉपर हैं वो 720 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए जो फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और आपको भी ऐसे फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत पुराना शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप इतने नंबर लेकर आइए नीट के अंदर फुल मार्क्स कि जो काउंसलिंग वाले हैं वो आपसे पूछे कि बताइए आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका पूरे इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन हो जाएगा। इतने नंबर आप लेकर आइए। और इतने नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतने नंबर लाने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और बायोलॉजी की हर लाइन पढ़नी पड़ेगी। और बायोलॉजी के अंदर आपको शुरू से आखिर तक हमारे साथ में रहना पड़ेगा, नीट आईआईटी अड्डा के साथ में रहना पड़ेगा, जहां पर हम बायोलॉजी के हर एक पॉइंट को जो नीट के अंदर पूछा जाता है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर के डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर ली है, हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। फैट के डाइजेशन की हम बात करेंगे बच्चों, और हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की। तो पहले हम देखेंगे, देखिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां पर होता है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट तो कहां पर होता है, स्टमक के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं फैट का डाइजेशन। तो हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि फैट का डाइजेशन थोड़ा बहुत तो हमारे स्टमक के अंदर भी हो जाता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन करता है बेसिकली, और फिर उसके बाद में बाकी का डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाता है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं यहां पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां कहां होता है, देखिए तो मैं लिख लेता हूं इसके अंदर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन बच्चों स्टार्ट होता है कहां पर, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है, और स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन को शुरू करती हैं, स्टार्ट करती हैं, और यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और देखिए रिलीज होने वाले इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो हम पढ़ते हैं एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन कहां से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है चीफ पेप्टिक और जाइमोजन सेल से, जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, पेप्सिनोजन। और दूसरा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन के अंदर बच्चों ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, RENNIN है, ये ध्यान रखेंगे। एक RENIN भी होता है जिसको हम किडनी में पढ़ते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं कहां से, स्टमक से। तो मैं लिख रहा हूं कि पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमने कहां पर स्टार्ट करा है, पहले नंबर पर मैं लिख देता हूं कि स्टमक के अंदर डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं इनएक्टिव एंजाइम जो रिलीज होते हैं कहां से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये रिलीज होते हैं, इफ यू रिमेंबर हमने कहा था CPZ, चीफ पेप्टिक और जाइमोजन सेल से रिलीज होते हैं, और इनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, इनको एक्टिव करने का काम करता है HCl। और HCl ये बच्चों कहां से रिलीज होता है, स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से रिलीज होता है। तो मैंने यहां पर लिख लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन के अंदर। तो यहां पर देखिए पेप्सिन बन गया, और साथ साथ में प्रोरेनिन को इसने कन्वर्ट कर दिया है किस चीज के अंदर, रेनिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। और कैसे डाइजेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो पेप्सिन है ये क्या करेगा। देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या होता है, ये स्टमक के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है। और ये पेप्सिन करता क्या है कि जो भी हमने प्रोटीन खाई है बच्चों, ठीक है, तो जो भी हमने प्रोटीन खाई है ये उस प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है किस चीज के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। तो ये इसको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना डाइजेशन कर दिया। और किसने करा ये डाइजेशन, पेप्सिन ने करा है डाइजेशन। और ध्यान रखेंगे स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो भी आपसे पूछ ली जाती है। तो HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। तो ये जो HCl है ये कितनी पीएच पर काम करता है, या स्टमक के अंदर पीएच कितनी होती है, तो NCERT कहती है ये पीएच होती है 1.8। इसको हमें ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो प्रोटीन होती है उसको पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है वो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है बच्चों। अब देखें कि पेप्सिन को हमने देख लिया, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनिन की। तो ये रेनिन क्या करता है,
तो हम कहते हैं कि जो हम मिल्क इनटेक करते हैं, जो हम दूध पीते हैं, उस दूध के अंदर भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैसीन। और उसी कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, उसका ब्रेकडाउन कौन करता है, ये रेनिन ब्रेकडाउन करता है। अब आप कहेंगे कि बड़े लोग जो होते हैं वो तो मिल्क का इंटेक नहीं करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो करते हैं, उनकी डाइट जो होती है वो तो मिल्क ही होती है, तो वो मिल्क का इंटेक करते हैं। तो जब वो दूध पीते हैं, जब वो फीडिंग करते हैं, तो जो मिल्क जब उनके स्टमक के अंदर जाता है तो वहां पर उनकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला रेनिन जो होता है वो उस मिल्क की प्रोटीन कैसीन को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है देखिए, देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है बच्चों कैसीन। और मिल्क के अंदर पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेस्ट करता है रेनिन। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ये होता है रेनिन। और ये क्या करता है, मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज के अंदर, पैरा कैसीन के अंदर। तो जब ये पैरा कैसीन बन जाता है तो इस पैरा कैसीन के साथ में फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर जब कैल्शियम जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। कैल्शियम पैरा कैसीनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यही कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्या होता है, इट इज कर्ड, यही दही होता है। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं आप उनको दूध पिलाते हैं और उनके स्टमक में जाकर वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, रेनिन की मदद से। अब जो ये दही बना है हमारे पास में कर्ड, अब इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है। अब इसका डाइजेशन होगा पेप्सिन की मदद से, और ये पेप्सिन जो होता है वो इस कर्ड को, इस कैल्शियम पैराकैसिनेट को कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके अगेन इसको ये बदल देगा किस चीज के अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर। तो इनको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे स्टमक के अंदर हमने पढ़ा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का काम HCl का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर हमने स्टमक के डाइजेशन की बात कर ली। अब ये जो स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ये स्टमक के अंदर जो कॉर्पस वाला पार्ट होता है जहां पर मेन डाइजेशन होता है, वहां से ये आगे पास होता है, कहां पर, ये आगे पास होता है पाइलोरस में, और पाइलोरस से फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को खोलता हुआ आगे पहुंचता है और पहुंच जाता है कहां पर, ड्यूडेनम में, जहां पर इसका डाइजेशन कौन करेगा, जहां पर इसका डाइजेशन करने के लिए पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइजेशन इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में कैसे डाइजेशन होता है देखिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं लिख देता हूं, देखिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख देते हैं इसमें। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले डाइजेशन कौन करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन करने की जिम्मेदारी होती है किसकी, पेनक्रिएटिक जूस की। तो ये पेनक्रिएटिक जूस यहां पर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। देखिए किस तरह से करेगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस की हम बात कर रहे हैं, और इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिव एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। और ये इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पहले इनका एक बार हम नाम लिख लेते हैं। देखिए, तो यहां पर इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम कौन सा होता है यहां पर, ट्रिप्सिनोजन। साथ साथ में एक और होता है जिसका नाम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन। और एक और होता है जिसका नाम होता है बच्चों प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब देखिए सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, अभी हमें क्या करना है,
इनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तभी ये डाइजेशन कर पाएंगे। तो एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिनोजन को, और इसको कन्वर्ट करा जाता है एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर, और इसको एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम, जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां पर इसका नाम लिख लेता हूं एंजाइम का। क्या नाम है? इसका नाम है एंटीरोकाइनेज। और ये एंटीरोकाइनेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये बच्चों प्रेजेंट होता है। अब देखिए ट्रिप्सिन बन गया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये बाकी के जो दो एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करेगा और इनको ये कन्वर्ट कर देगा किस चीज के अंदर? देखिए ये जो ट्रिप्सिन है, इसने ट्रिप्सिन ने क्या करा? इसने काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एक्टिव किस चीज में? काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साथ साथ में इसने प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। अब देखिए ये इनएक्टिव एंजाइम जो थे वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गए। जब ये एक्टिव में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये अपना काम करेंगे, डाइजेशन करेंगे। और ये डाइजेशन देखिए किस तरह से करेंगे? तो देखिए, तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? जो भी हमने प्रोटीन खाई है उस प्रोटीन के अंदर ये इसका ब्रेकडाउन करेगा प्रोटीन का, और इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? लार्ज पेप्टाइड के अंदर। ठीक है, लार्ज पेप्टाइड और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लार्ज पेप्टाइड और पेप्टोन्स में। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है बच्चों की चीज के अंदर। वेरी गुड, लार्ज पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये लार्ज पेप्टाइड कैसे होते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो लार्ज पेप्टाइड बन जाता है। तो इसने प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड के अंदर और डाई पेप्टाइड या हम कहें कि पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब फिर उसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ये भी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अल्टीमेटली किन चीजों के अंदर? वेरी गुड, अगेन ये वैसे ही काम कर रहा है। ये कर लेता है इसको लार्ज पेप्टाइड के अंदर और साथ साथ में लार्ज पेप्टाइड प्लस डाई पेप्टाइड में भी कन्वर्ट कर देता है थोड़ा बहुत। तो ये डाइजेशन कहां पर हुआ है? ये डाइजेशन हमने देखा कि ड्यूडिनम के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? तो यहां पर डाइजेशन करने की जिम्मेदारी होती है बच्चों, देखिए पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स यहां पर डाइजेशन करते हैं। और कौन कौन से होते हैं? आपने देखा ट्रिप्सिनोजन को यहां पर एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन नाम के इनएक्टिव एंजाइम को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और कौन कन्वर्जन कर रहा है यहां पर? यहां पर कन्वर्जन करने का काम है ट्रिप्सिन का। ठीक है, और ट्रिप्सिन को किसने एक्टिवेट करा है? एंटीरोकाइनेज ने, जो सक्कस सेंट्रिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है। तो यहां तक की बात आई थिंक क्लियर हुई है। अब देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस ने अपना काम कर दिया है जो इसको करना था। अब नेक्स्ट जिम्मेदारी किसकी आती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस यानी कि सक्कस एंट्रिकस की आती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां से अब आगे कौन डाइजेशन करेगा। तो यहां से आगे डाइजेशन करने की जिम्मेदारी होती है, देखिए तो हमने लिखा है यहां पर डाइजेशन इन ड्यूडिनम हम पढ़ रहे हैं। और ड्यूडिनम के अंदर कौन डाइजेशन कर रहा है? दूसरे नंबर पर डाइजेशन कर रहा है कौन? सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंटेरिकस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइनल जूस यहां पर अब डाइजेशन करेगा। और देखिए इंटेस्टाइनल जूस ये किस तरह से डाइजेशन करता है कि आपके पास में थे लार्ज पेप्टाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में थे लार्ज पेप्टाइड और इन लार्ज पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करना है हमें और इसको कन्वर्ट करना है डाइपेप्टाइड में।
तो लार्ज पेप्टाइड को डाई पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है एक एंजाइम का, जिसका नाम होता है एमिनो पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये एमिनो पेप्टाइडेज क्या करता है, इन लार्ज पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है डाई पेप्टाइड के अंदर। ठीक है, डाइपेप्टाइड बन गए। अब इस डाइपेप्टाइड का भी हमें ब्रेकडाउन करना है, और इस डाइपेप्टाइड को हमें कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर, एमिनो एसिड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो डाइपेप्टाइड को हमने कन्वर्ट कर लिया एमिनो एसिड में, और ये काम कौन करेगा, हमें पता है एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं उसी के अंदर हम क्या करते हैं, एज लगा देते हैं। तो जब हमें डाइपेप्टाइड का ब्रेकडाउन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइपेप्टाइड के अंदर ही एज लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये हो जाएगा डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और आपने देखा यहां पर क्या हुआ कि जो आपने प्रोटीन खाई थी उस प्रोटीन को हमने अल्टीमेटली ब्रेक डाउन कर दिया है इस चीज के अंदर, प्रोटीन से हमने एमिनो एसिड बना लिए। तो जब प्रोटीन से एमिनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर डाइजेशन जो होता है वो प्रोटीन का कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन की हमने बात कर ली, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वीडियो में कि हम बात कर रहे हैं फैट के डाइजेशन की। ठीक है, चलिए फैट का डाइजेशन शुरू करते हैं। तो फैट का पार्शियल डाइजेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर हो जाता है, और कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहां पर डाइजेशन ऑफ फैट, और ये दो जगह पर होता है। सबसे पहले नंबर पर मैं लिख लेता हूं स्टमक के अंदर। और बच्चों ध्यान रखेंगे, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक में होता है पार्शियल डाइजेशन। तो पार्शियल के लिए हमने इसको डॉटेड लाइन से लिखा था, तो यहां होता है पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। और पार्शियल डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपने फैट खाई है, फैट जो बेसिकली हम खाते हैं वो होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब कि जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ में जुड़ा होता है। तो जो हमने फैट खाई है बेसिकली जो कौन सी है, ये फैट है ट्राइग्लिसराइड। और इस ट्राइग्लिसराइड को स्टमक में पाए जाने वाला एंजाइम जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर या ग्लिसरॉल में। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये इसको तोड़ देता है किस चीज में, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। तो इतना डाइजेशन जो होता है वो कहां पर हो जाता है, ये हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। और मेन डाइजेशन जो होता है फैट का वो कहां पर होता है, तो दूसरे नंबर पर मैं लिख लेता हूं कि दूसरे नंबर पर मेन डाइजेशन जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन में, यानी कि ड्यूडेनम की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने कहा कि इंटेस्टाइन के अंदर देखिए डाइजेशन होता है, और यहां पर इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फैट के लिए तो हम पढ़ते हैं बाइल जूस भी कुछ होता है, लेकिन बाइल जूस की बात यहां पर आने वाली है। तो जो भी हमने फैट खाया है अभी उसका डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो फैट है, ठीक है, इसको हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बाइल जूस नाम का जूस होता है जो बनता कहां पर है, लीवर में, और स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये बाइल जूस इस फैट को कन्वर्ट कर देता है किस चीज के अंदर, ये इसका इमल्सिफिकेशन कर देता है। तो इसको कन्वर्ट कर देता है इमल्सिफाइड फैट में। अब फैट का इमल्सिफिकेशन करने की जरूरत क्या है कि फैट जो होती है वो बहुत हैवी होती है, ठीक है, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, जैसे घी है, बटर है, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल्स होते हैं। तो उनका भी ब्रेकडाउन जब हम करना है तो उसके पहले हमें उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इमल्सिफाइड फैट जो होती है, जिसको बाइल जूस जो होता है, फैट को बाइल जूस इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, तो फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और साथ साथ में क्या होता है, डिक्रीज्ड सरफेस टेंशन। तो फैट की सरफेस टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए ये इमल्सिफाइड फैट है, अब इसका हम डाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा कि जो ये इमल्सिफाइड फैट है
इस इमल्सिफाइड फैट का अब ब्रेकडाउन करता है कौन? पेनक्रियास में प्रेजेंट पेनक्रिएटिक लाइपेज। तो इसका ब्रेकडाउन करता है पेनक्रियास में प्रेजेंट पेनक्रिएटिक लाइपेज नाम का एंजाइम, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किस चीज को? इमल्सिफाइड फैट को पेनक्रिएटिक लाइपेज। किस चीज के अंदर? ट्राइग्लिसराइड के अंदर और फैटी एसिड के अंदर, और फिर साथ साथ में इसको तोड़ देता है किस चीज में? ये डाइग्लिसराइड में और फैटी एसिड के अंदर, और फिर इस डाइग्लिसराइड का दोबारा से ब्रेकडाउन होगा जो पेनक्रिएटिक लाइपेज करेगा, और फिर इससे बन जाता है मोनोग्लिसराइड। ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से फैटी एसिड अलग हो जाता है, और अल्टीमेटली देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि मैंने कहा कि डाइग्लिसराइड को अब कौन ब्रेकडाउन करेगा? पेनक्रियास में प्रेजेंट पेनक्रिएटिक लाइपेज, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको मोनोग्लिसराइड में, और फैटी एसिड अलग हो जाता है इससे। ठीक है, अब इस मोनोग्लिसराइड का फर्दर ब्रेकडाउन होना है, और इस मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर। तो हम यहां लिख लेते हैं कि जो मोनोग्लिसराइड अब बचा है इसका भी हमें ब्रेकडाउन करना है। ये भी पेनक्रिएटिक लाइपेज करेगा, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको अल्टीमेटली किस चीज के अंदर? देखिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो देखिए फाइनल डाइजेशन हो गया। हमने कहां से शुरू करा? कि स्टमक के अंदर फैट का डाइजेशन शुरू करा था जो पार्शियल हो गया था, फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में शुरू करा था, और अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ है कि जो आपके पास में फैट प्रेजेंट थी आपने उसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया है किस चीज के अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो देखिए फैट का भी डाइजेशन हो गया। तो हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, हमने फैट का डाइजेशन देख लिया। अब साथ में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है बच्चों डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन देखते हैं, देखिए किस तरह से होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहां पर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए, और इसका डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डाइजेशन कहां पर हो रहा है? ये इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। और इंटेस्टाइन के अंदर इसका डाइजेशन कौन करेगा? इसका डाइजेशन करने के लिए एक तो पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस आता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और साथ साथ में सक्का सेंट्रिकस भी ये करता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर देखिए दो चीजें इसका डाइजेशन करेंगी, एक तो करेगा पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है, दूसरा करेगा सक्का सेंट्रिकस। कैसे करता है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हम न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है क्या होता है? डीएनए और आरएनए। तो इस न्यूक्लिक एसिड को हमने यहां पर लिख लिया। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हम बात कर रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की। हमने पढ़ रखा है डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं और वो डीएनए बना लेते हैं। तो हम न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को कौन ब्रेकडाउन करेगा? न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन की शुरुआत होगी न्यूक्लियेसिस नाम के एंजाइम से। न्यूक्लियेसिस, ठीक है। न्यूक्लियेसिस का मतलब अगर डीएनए का हमें ब्रेकडाउन करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे डीएनएज, और अगर हमें आरएनए का ब्रेकडाउन करना है तो हम लिख लेंगे इसके लिए आरएनएज। तो ये क्या करेंगे? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंपली छोटे छोटे मोनोमर में न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन से होंगे? अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के अंदर बात करूंगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब इस न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन कौन करेगा? सक्का सेंट्रिकस, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पर देखिए न्यूक्लियोटाइड। अब इस जब न्यूक्लियोटाइड का मैं ब्रेकडाउन करूंगा तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए?
सबस्ट्रेट के अंदर हम एज लगा देंगे, वेरी सिंपल। तो न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन करना है तो एंजाइम आएगा यहां पर न्यूक्लियोटाइडेज, और ये क्या करता है, इस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है किस चीज के अंदर बच्चों, ये तोड़ देता है इसको न्यूक्लियोसाइड के अंदर और प्लस फॉस्फेट के अंदर। फिर इस न्यूक्लियोसाइड को भी हमें ब्रेक डाउन करना है, न्यूक्लियोसाइड का ब्रेक डाउन करना है और इसको हम तोड़ देते हैं किस चीज के अंदर, न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से। न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से, और इसको हम तोड़ देते हैं किस चीज के अंदर, देखिए नाइट्रोजन बेस के अंदर, प्लस पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की शुगर जो डीएनए में पाई जाती है तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में पाई जाएगी तो राइबोस। तो पेंटोस शुगर के अंदर इसको तोड़ दिया जाता है और प्लस फॉस्फेट ग्रुप इससे ऑलरेडी अलग हो चुका था। तो मैं अगर न्यूक्लियोसाइड का ब्रेकडाउन कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं फॉस्फेट को यहां पर लिखूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड इट। तो मैं इसको पहले ही यहां पर मैं लिख चुका हूं यहां पर, ठीक है। तो देखा हमने अल्टीमेटली क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन जो है वो हमने इसके सिंपल मोनोमर के अंदर कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत समझकर पढ़नी है, समझकर याद करनी है, रटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है रटंत विद्या फलंत नाहि, रटने से कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए आपको इन चीजों को समझकर पढ़ना है। अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाइए, जिस तरह से आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिर उसके अंदर अलग अलग फोर्सेस की एक सारी इमेज अपने आप दिमाग में बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको समझकर पढ़ना है और इनको हर चीज को याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से बार बार क्वेश्चंस लगाने हैं, तब इनको हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा है आज, हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, हमने फैट का डाइजेशन देख लिया, फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज की, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन की, कि ये जो चीजें अपने सिंपल कंपोनेंट में टूट गई हैं इनको ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब करा जाएगा, कैसे इसको बॉडी की सेल के अंदर भेजा जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से। फिर उसके बाद में एजिमिलेशन क्या होता है, इजेक्शन क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करिए, पूरे डाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए, इसकी हर एक वीडियो को देखिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी से आप पढ़िए। तो मेरी बिल्कुल 100% एक ये गारंटी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन अगर लगाएंगे नीट से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है और हमें छोड़ना भी नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक बच्चों। टिल देन, तो जब तक आप पढ़िए इसको बढ़िया कर और वीडियोस को देखिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टिल देन